हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की बुक ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसके कुछ बड़े एरियाज, डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र या फिर एरिया, ठीक है। तो कुछ बड़े जो भाग हैं, पार्ट्स हैं अर्थ के, ठीक है, जो कि अर्थ को बनाते हैं, आज हम उसके बारे में मेनली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें आप पढ़ोगे कि जो अर्थ होती है उसके कुछ बड़े भाग या बड़े पार्ट्स कौन कौन से हैं, बड़े एरियाज जो कि मिलकर अर्थ को कंपोज करते हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ को बनाने में एंड अर्थ के यूनिक दिखाने में, ठीक है। आपको पता है कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ इज़ वन एंड ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। तो अर्थ जो है वो यूनिक है एंड वो किसके कारण यूनिक है? इन्हीं मेजर डोमेन्स के कारण यूनिक है, ठीक है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ जो है वो सिर्फ एक ही प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। ह्यूमन बींग्स जो है वो यहाँ पर इसलिए सस्टेन कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि अर्थ पर लैंड है, वाटर है एंड एयर है, ठीक है। तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए, वो है लैंड, वाटर एंड एयर, एंड तीनों अवेलेबल हैं अर्थ पर। अर्थ का टेम्परेचर ना बहुत हाई होता ना बहुत लो होता, इसका टेम्परेचर जो वो मीडियम होता है, यानी कि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी फेवरेबल है लाइफ के लिए, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल है। जो सरफेस है अर्थ का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके तीन मेन कंपोनेंट हैं जो कि इन्वायरमेंट में मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं एंड इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तीन मेजर कंपोनेंट है अर्थ के जो कि ओवरलैप एंड इंटरेक्ट करते हैं एंड वो क्या क्या है? वो है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपने बहुत बार सुना होगा। एटमॉस्फेयर को हम मेनली हिंदी में बोलते हैं वातावरण, या फिर इसका हम सिनोनिम बोल देते हैं कि एनवायरनमेंट है। बट एटमॉस्फेयर का मतलब मेनली होता है एयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? एयर। इसका मतलब एनवायरनमेंट नहीं होता, इसका मतलब होता है एयर। देखिए, लिथोस्फेयर जो है वो तो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, जिस पर हम रहते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, अपने घर बनाते हैं, है ना। वो जो सॉलिड पोर्शन है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं, यानी कि इसमें इंक्लूड होता है लैंड, ज़मीन, ठीक है। सेकंड होता है जो गैस वाली लेयर होती है, जो कि आसमान में होती है, स्काई में होती है, ठीक है, गैसेस, उनको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। बहुत सारी गैसेस होती है इसमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, काफ़ी ज़्यादा गैसेस होती हैं। अगर हम गिनती करेंगे तो ये वीडियो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगी, इतनी गैसेस हैं, ठीक है। तो वो सब इंक्लूड होती है एटमॉस्फेयर में एंड वो एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती हैं। थर्ड जो है वो है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो नाम से पता चला है कि वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। वाटर जो है वो कवर करता है काफ़ी बड़ा एरिया, है ना। इस वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। आपने सुना होगा दैट अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। तो ब्लू प्लैनेट अर्थ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ जो है जब हम स्पेस से देखते हैं तो अर्थ ब्लू कलर की दिखती है ना। तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। एंड अर्थ ब्लू कलर की इसलिए दिखती है क्योंकि जो वाटर है वो काफ़ी बड़ी क्वान्टिटी में है अर्थ के ऊपर, ठीक है। अर्थ का काफ़ी बड़ा जो सरफेस एरिया है वो वाटर से कवर है, इसी को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोस्फीयर होता है इसमें वाटर सारी फॉर्म्स में इंक्लूड होता है, जैसे कि आइस की फॉर्म में, वाटर एंड वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो एक नैरो जोन होता है जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर जो है इसमें क्या होता है? लैंड, वाटर एंड एयर, इन तीनों को मिलाकर, ये तीनों मिलाकर लाइफ बनाते हैं, ठीक है। हम क्यों सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि ये तीनों हैं एंड इन तीनों के कारण ही हम सर्वाइव कर पाते हैं। इसी चीज़ को बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर, आई होप कि आपको समझ में आए कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर में लैंड, वाटर एंड एयर तीनों को इंक्लूड करके बायोस्फीयर बनता है, जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है। अब देखिए लिथोस्फीयर के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर जो है सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती है रॉक्स, यानी कि चट्टानें, है ना। सॉइल की जो लेयर होती है वो आती है इसके अंदर, यानी कि सॉइल भी लिथोस्फीयर में इंक्लूड है। लैंड, ठीक है। एंड जो सॉइल होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, आपने सुना होगा सॉइल के अंदर काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं, इसके कारण हम एग्रीकल्चर कर पाते हैं, फार्मिंग कर पाते हैं, है ना। तो ये सब भी किसमें इंक्लूड है? लिथोस्फीयर में इंक्लूड है। दो मेन डिवीज़न जो है वो किए गए हैं अर्थ के सरफेस के, ठीक है। अर्थ का जो सरफेस है लिथोस्फीयर, उसके दो मेन डिवीज़न किए गए हैं। पहला है जो लार्ज लैंड मास होता है, ठीक है, यानी कि जो बड़े बड़े भूमि के टुकड़े होते हैं, लैंड मासेस, उनको कंटिनेंट कहा जाता है।
एंड जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी कि ह्यूज वाटर बॉडीज़, यानी कि बड़ी बड़ी जो पानी की झील या नदियाँ या सागर समुद्र जो भी होता है, जो वाटर होता है जिसके अंदर, उसको कहा जाता है ओशियन बेसिन। क्या कहा जाता है उसे? ओशियन बेसिन। ठीक है, जितने भी ओशियंस है वर्ल्ड के वो सभी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी, उसका जो लेवल होता है वो कंप्लीट वर्ल्ड में इक्वल है, सेम है हर जगह, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं। ठीक है, लैंड का जो एलिवेशन है, यानी कि ज़मीन की जो ऊंचाई है, वो मेज़र की जाती है सी लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ज़मीन की समुद्र से जितनी ऊंचाई है उसके आधार पर ही मेज़र किया जाता है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन की ऊंचाई किस आधार पर नापी जाती है? उसकी समुद्र से ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, कि सी लेवल वहाँ का कितना है। ठीक है, सी लेवल को जनरली 0 लिया जाता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया जाता है। आई मीन ये देखिए, इसमें दिखाया गया है कंटिनेंट भी एंड ओशियन भी। ओशियन क्या क्या है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन। ठीक है, तो ये सब तो ओशियंस हैं, यानी कि ये ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं। एंड कंटिनेंट्स भी है। देखिए कंटिनेंट्स का क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अंटार्कटिका, ये सब क्या है? ये सब है ओशियंस। क्या है? ये सब ओशियंस। ठीक है, देखिए जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, यानी कि सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई जो है, हाइट, वो है 8,848 मीटर सी लेवल से, इतनी ऊंचाई है इसकी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी लैंड की, किसी भी ज़मीन की ऊंचाई, एलिवेशन जो है वो सी लेवल के अकॉर्डिंग मेज़र की जाती है। आप जब ट्रेन से जाते होगे तो आप देखते होगे कि बोर्ड लगा होता है कि अब कौन सा स्टेशन आया है, उस स्टेशन के नीचे लिखा होता है कि इस जगह का कितनी, इस जगह की ऊंचाई है सी लेवल से, है ना। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी ऊंचाई पर है ये। तो ऐसे ही क्या है, सेम इन द वे, जो माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई सी लेवल से 8,848 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, एडमंड हिलेरी जो थे एंड तेंजिंग नोगे शेरपा, ठीक है, वो फर्स्ट मैन थे, पहले दो व्यक्ति जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, सबसे पहले वर्ल्ड में। ठीक है, जिनको टैबी जो थी वो पहली वीमेन थी, जापान की थी वो, एंड वो भी सबसे पहली वीमेन थी जिन्होंने क्लाइम की हाईएस्ट पीक। ठीक है, एंड इंडिया में फर्स्ट इंडियन वीमेन जिसने क्लाइम की हाईएस्ट पीक वो क्या थी? बछेंद्री पाल थी। कौन थी वो? बछेंद्री पाल। तो आपको पता होना चाहिए फौजी के। ठीक है, सबसे बड़ा जो पर्वत है, सबसे बड़ी माउंटेन पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट। एंड सबसे बड़ा ओशियन क्या है? सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, जिसकी जो गहराई है, डेप्थ, वो है 11,022 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कंटिनेंट। कंटिनेंट जो है मैंने बताया कि 7 मेन कंटिनेंट है, मैंने आपको दिखाया अभी स्लाइड में। कंटिनेंट की फोटो आपकी बुक में भी दी होगी, आप देख सकते हैं। 7 कंटिनेंट्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड में। ये सेपरेटेड है लार्ज वाटर बॉडीज़ के द्वारा। ये जो कंटिनेंट है ये है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम कंटिनेंट है। ठीक है, एशिया के बारे में पढ़ते हैं। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कंटिनेंट है। लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा? एशिया है। ये कवर करता है 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ। ये अर्थ का 1/3 जो लैंड है वो कवर करता है। सबसे बड़ा कंटिनेंट है एशिया, जो कि 1/3 लैंड कवर करता है अर्थ का। ठीक है, ये जो कंटिनेंट है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है, यानी कि गुजरती है। एशिया जो है ये यूरोप से सेपरेटेड है यूगल माउंटेन्स के द्वारा। किसके द्वारा? यूगल माउंटेन्स के द्वारा ऑन द वेस्ट। ठीक है, एशिया कंटिनेंट यूरोप कंटिनेंट से सेपरेटेड है यूगल माउंटेन्स के द्वारा। यूगल माउंटेन्स वेस्ट में है। ठीक है, इसके अलावा यूरोप एंड एशिया का अगर हम कंबाइंड लैंड मास निकालें तो उसको कहा जाता है यूरेशिया। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। अगर यूरोप एंड एशिया दोनों को जोड़कर कंप्लीट इसका एरिया फाइंड आउट किया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, यूरोप काफ़ी छोटा है एशिया से। ठीक है, यूरोप जो है ये वेस्ट में है एशिया के, एंड यूगल माउंटेन्स के द्वारा सेपरेटेड है एशिया से। ठीक है, आर्कटिक सर्कल जो है वो पास होता है यूरोप से, एंड ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अफ्रीका। सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है ये एशिया के बाद। ठीक है, अफ्रीका जो है ये एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इक्वेटर या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है ये इस कंटिनेंट के बिल्कुल मिडल से गुजरती है। ठीक है, पास आउट होती हैं।
एंड काफ़ी बड़ा पार्ट जो है अफ्रीका का वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है एंड काफ़ी कम पार्ट है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। एंड ये जो कंटिनेंट है यही ऐसा एकमात्र कंटिनेंट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों से पास होता है, ठीक है। एकमात्र कंटिनेंट जो तीनों, जिसके अंदर से तीनों गुजरते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, जिसके अंदर से तीनों होकर गुजरते हैं, जिसके अंदर से वो है अफ्रीका, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है वो भी अफ्रीका में ही है। सहारा डेजर्ट आपको पता होगा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। ये भी अफ्रीका में लोकेटेड है। ये जो कंटिनेंट है ये भी घिरा हुआ है ओशियन से और समुद्रों से, ठीक है, सी से। वर्ल्ड की सबसे लंबी जो नदी है नील नदी, वो भी अफ्रीका से होकर ही पास होती है, ठीक है, अफ्रीका से ही फ्लो होती है। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट कंटिनेंट हमारा क्या है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो ये थर्ड सबसे बड़ा कंटिनेंट है वर्ल्ड का, ठीक है। ये साउथ अमेरिका से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको? इस्थमस ऑफ पनामा। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो लाइन दिखी हुई है ऑरेंज कलर की पतली सी, इसी को कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये जो कंटिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, ये कहाँ पर है? नॉर्थ एंड वेस्ट हेमिस्फीयर में है, ठीक है, और 3 ओशियन से ये सराउंडेड है। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो साउथ अमेरिका है ये सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है कम्प्लीटली, ठीक है। 2 ओशियन से घिरा हुआ है ये ईस्ट एंड वेस्ट में। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कौन से वो 2 ओशियंस हैं, ठीक है। एंड जो एंडीज़ हैं, द एंडीज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस जो हैं एंडीज़, वो भी इसी में सिचुएटेड है, ठीक है, किसमें? साउथ अमेरिका में, ठीक है, जिनकी लेंथ एंड ब्रेथ काफ़ी बड़ी है। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी फ्लो करती है जो कि है अमेज़न, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर जो है अमेज़न वो भी साउथ अमेरिका से ही फ्लो होती है। नेक्स्ट कंटिनेंट आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कंटिनेंट है ये, ठीक है। सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा आपको पता होना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, ठीक है। ये कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, ठीक है। ये भी घिरा हुआ है ओशियन से और सी से, इसलिए इसको आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से एंड ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है। वो कंटिनेंट जो चारों तरफ से ओशियन एंड सी से सराउंडेड है उसका नाम बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रेलिया। एंड इसलिए इसको आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ आइलैंड कंटिनेंट, या फिर विच कंटिनेंट इज़ नोन एज आइलैंड कंटिनेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कंटिनेंट कहा जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका देखते हैं आप। अंटार्कटिका जो है ये भी कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ये काफ़ी चौड़ा, इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूज कंटिनेंट है ये, ठीक है। इट इज़ वेरी ह्यूज कंटिनेंट, बहुत ही ज़्यादा चौड़ा कंटिनेंट माना जाता है ये, ठीक है। साउथ पोल जो है वो सेंटर में पड़ता है इसके, ठीक है। आपने जब चैप्टर 2 पढ़ा था, चैप्टर 3 भी पढ़ा था, उसमें आपने देखा था अर्थ के पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये किस में पड़ता है? साउथ पोल में, ठीक है, एंड साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन साउथ पोलर रीजन, यानी कि कम्प्लीटली साउथ में ही है, ठीक है। ये कवर रहता है परमानेंटली आइस से, यानी कि बर्फ़ से। ये हमेशा किससे घिरा रहता है? बर्फ़ से, यानी कि आइस से। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये हमेशा कवर रहता है आइस से, तो लोग इतनी ठंड में नहीं रह सकते। तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट काफ़ी कम है, परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत से कंट्रीज़ जो है वो रिसर्च कर रही है अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है, कि वहाँ पर कोई हिल स्टेशन बनाया जा सकता है यानी, ठीक है। इंडिया जो है उसने भी काफ़ी रिसर्च किया है एंड उसने रिसर्च स्टेशन बनाए भी है वहाँ पर, ठीक है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब हमारा टॉपिक हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मैंने बताया था कि अर्थ जो है उसका लार्ज जो एरिया है, पार्ट है, वो वाटर से कवर है, ठीक है, सराउंडेड ऐसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। अर्थ उसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है अर्थ को, मैंने बताया आपको, ठीक है। 71% जो वाटर है अर्थ पर, ठीक है,
अर्थ जो है इस पर 71% से भी ज़्यादा पानी है, ठीक है, 29% लैंड है। हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड है वाटर, आइस एंड वाटर वेपर, यानी कि पानी चाहे किसी भी फॉर्म में हो वो किस में इंक्लूड होता है, हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। जैसे जो रनिंग वाटर होता है ओशियन में, रिवर में, लेक में, आइस, ग्लेशियर पर, ये सभी कुछ किस में इंक्लूड होता है, हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। 97% से ज़्यादा जो अर्थ का पानी है वो ओशियंस में एंड काफ़ी ज़्यादा सोल्टी है, ह्यूमन यूज़ के लिए वो सुटेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन फॉर्म ऑफ आइस शीट and glaciers or under the ground and a very small percentage is available as fresh water for human being। मतलब कि 97% जो वाटर है वो सोल्टी है, बाकी का जो बच गया उसका कुछ पार्ट आइस के रूप में है ग्लेशियर्स के ऊपर, ठीक है। एंड ओनली 1% है जो कि पीने लायक है, जिसको लोग काफ़ी वेस्ट करते हैं, है ना। एंड कई लोगों को तो पानी नसीब तक नहीं होता, उन्हें पानी के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो इसलिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर वेस्ट वाटर। ये देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशियन। ओशियन जो है उसका काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है वो हाइड्रोस्फीयर का ही हिस्सा है, ठीक है। वो सभी इंटरकनेक्टेड है, मैंने कहा था कि वर्ल्ड के सारे जो ओशियंस है वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है, लिंक है एक दूसरे से। ओशियन वाटर जो है वो हमेशा मूव करता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो स्थिर है, नहीं, रनिंग वाटर होता है ओशियंस में, यानी कि हमेशा मूव करता रहता है वो वाटर, ठीक है। 3 चीफ मूवमेंट होती है ओशियन वाटर की, ठीक है। एंड वो क्या क्या है, वेव्स यानी कि लहरें, टाइड यानी कि जो ऊंची ऊंची एकदम ऊंची जो लहरें होती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ज्वार भाटा का नाम, उसमें क्या होता है, जब पानी की लहरें कभी ऊपर उछलती हैं एंड कभी नीचे आती हैं तो उसे ही कहा जाता है ज्वार भाटा हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में टाइड कहा जाता है, ठीक है। एंड द ओशियन करंट, तो ये 3 मेन मूवमेंट होती है ओशियन वाटर की, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 मेजर ओशियंस हैं, इंडिया में है इंडियन ओशियन, एंड इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में 5 मेजर ओशियंस हैं, इंपॉर्टेंट ओशियंस हैं, जो कि क्या क्या है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड सदर्न ओशियन, ठीक है। इसके अलावा एक हो गया आर्कटिक ओशियन। तो ये 5 इंपॉर्टेंट ओशियन आपको बताना चाहिए कि हमारी कंट्री में कितने मेजर ओशियंस हैं, हमारी कंट्री में नहीं, हमारी वर्ल्ड में कितने ओशियंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड में टोटल 5 ओशियंस हैं, ठीक है। कौन कौन से ओशियन है वो भी आपको बताना चाहिए, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन जो है ये अर्थ का 1/3 पार्ट इंक्लूड है इसमें, ठीक है। 1/3 जो वाटर है वो किस में आता है, पैसिफिक ओशियन में। इसकी जो गहराई है, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा डीप है, ये 11,022 मीटर है इसकी डीप। अगर हम देखें कि इसकी गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, ठीक है, तो इसकी डेप्थ है 11,022 मीटर, तो ये काफ़ी गहरा है, डीप है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा पैसिफिक ओशियन जो है ये सर्कुलर है शेप में, यानी कि गोलाकार है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन जो है सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में, इसकी शेप एस के जैसी लगती है देखने में, ठीक है। एंड ये काफ़ी बड़ा ओशियन है, सेकंड नंबर पे आता है ये पैसिफिक ओशियन के बाद, अगर हम लंबाई में बात करें तो। ये जो ओशियन है अटलांटिक ओशियन, ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका का जो है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का जो कंटिनेंट है उसके काफ़ी पास में है, उससे घिरा हुआ है, ठीक है। एंड यूरोप एंड अफ्रीका ईस्ट में है इसके, ठीक है। जो इसकी तटीय रेखा यानी कि कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। इंडेंटेड का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो, ठीक है, जो देखने में ऐसा लगे कि दांत हैं, दांतेदार हो, जो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, देखिए पिंक कलर की है, पिंक कलर का ये ओशियन है एंड इसके ऊपर ब्लू कलर की ये जो लाइनिंग है इसको देखिए आप, तो इसको इंडेंटेड कहा जाता है, इंडेंटेड कोस्ट लाइन। तो जो अटलांटिक ओशन है इसकी कोस्ट लाइन भी ऐसी ही है, इंडेंटेड है, यानी कि देखने में ऐसा लगता है कि दांत है बहुत सारे, ठीक है, दांतों जैसी संरचना नुकीली टाइप में है, ठीक है। ये जो इरेगुलर इंडेंटेड कोस्ट लाइन है ये प्रोवाइड करती है आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट, यानी कि नेचुरल बंदरगाह बनाने के लिए काफ़ी अच्छी आइडियल सिचुएशन कंडीशन हमको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एंड इसलिए ये काफ़ी बिजी, हम बोल सकते हैं काफ़ी बिजी ओशियन है, कॉमर्स यानी कि व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा व्यापारियों का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर हार्बर्स एंड पोर्ट्स बनाए गए हैं,
क्योंकि इसकी जो संरचना है, इसकी जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है। ठीक है। इंडियन ओशियन जो है वो इंडिया के नाम पर उसका नाम रखा गया है। ठीक है। ये जो ओशियन है इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। नॉर्थ में ये एशिया से बाउंड है, यानी कि एशिया से घिरा हुआ है नॉर्थ की साइड में। वेस्ट में ये अफ्रीका से घिरा हुआ है एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। सदर्न ओशियन जो है, अब सदर्न ओशियन पे आ जाइए। सदर्न ओशियन जो है ये अंटार्कटिका के पास में है। ठीक है। इसके अलावा इसका लैटिट्यूड 60 डिग्री का है, नॉर्थ टू साउथ। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको बताना चाहिए। ठीक है। नॉर्थ टू साउथ इसका लैटिट्यूड 60 डिग्री का है। नेक्स्ट है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन जो है ये लोकेटेड है आर्कटिक सर्कल में। ठीक है। नॉर्थ पोल के पास में है, ये अर्थ के नॉर्थ पोल के पास में। इसके अलावा ये कनेक्ट है पैसिफिक ओशियन से। ठीक है। नैरो स्ट्रेच के द्वारा शैलो वाटर की, जिसको बैरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है। जो आर्कटिक ओशियन है ये किससे कनेक्ट है? बैरिंग स्ट्रेट से। ये कनेक्ट है पैसिफिक ओशियन से एक नैरो स्ट्रेच के द्वारा, जिसको बैरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया के पास में ही सिचुएटेड है। तो आपको बताना चाहिए कौन सा ओशियन किस कंटिनेंट के पास में है, इसलिए बताए गए हैं। ठीक है। ये किसके पास में है? यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के पास में है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर, जो गैसेस होती हैं। ठीक है। एटमॉस्फेयर अर्थ जो सराउंडेड है गैसेस की लेयर के द्वारा, जिसका एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर एक चादर टाइप में है आसमान की। ठीक है। यानी कि स्काई, जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है। वो जो गैसेस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सर्वाइवल के लिए हमारे। कुछ गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक है। ये हमें प्रोवाइड करती है ब्रीथ करने के लिए एयर एंड प्रोटेक्ट करती है हमको सन रेज से। ठीक है। आपको पता है कि सन से यूवी रेज निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है स्किन के लिए। बट ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर से ऊपर एक और लेयर होती है जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, वहाँ पर है ओजोन लेयर, जो कि सन की यूवी रेज जो रेज है, सन की यूवी रेज जो उनको पृथ्वी से डायरेक्ट आने से रोकती हैं। ठीक है। जैसे कि छानने के लिए हम छलनी का उपयोग करते हैं एंड देन जो इम्प्योरिटीज़ है वो छलनी में रह जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से सन की जो रेज हैं, अच्छी रेज पृथ्वी पर आ जाती हैं एंड जो बैड, उसमें जो बुरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो ओजोन लेयर बाहर ही छोड़ देती है ना। तो इस तरह से ये हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। एटमॉस्फेयर जो ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है इसकी हाइट 1600 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है। कितने किलोमीटर तक हो सकती है? 1600 किलोमीटर तक। अब देखिए जो एटमॉस्फेयर है इसको डिवाइड किया गया है 5 लेयर्स में, इसकी कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अलग अलग विशेषता के आधार पर। ठीक है। ये लेयर स्टार्ट होती है अर्थ के सरफेस से। ठीक है। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। कौन सी लेयर है सबसे पहली? ट्रोपोस्फेयर, जो कि हम देख सकते हैं आसमान में ब्लू कलर की। देखिए आसमान में एरोप्लेन उड़ गया, पैराशूट है ना। तो ये जो लेयर है इसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें मैंने बताया ओजोन लेयर है। ठीक है। एंड उससे भी ऊपर आती है मेसोस्फेयर, मैसोस्फेयर। ठीक है। तो चलिए ये पढ़ते हैं एक बार कौन कौन सी है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है ये मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है। जो कि 99% क्लीन और ड्राई एयर को क्रिएट करती है, निर्माण करती है उसका। नाइट्रोजन 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में एंड ऑक्सीजन 21%। ठीक है। एंड बाकी की जो गैसेज है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, वो सब 1% है वॉल्यूम में अगर हम देखें तो। ठीक है। उनका वॉल्यूम कितना है? 1%। ऑक्सीजन जो है ये इसको प्राणवायु भी कहा जाता है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सभी लोग जब वो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में घुलती है हर सेकंड। ठीक है। जब जब हम सांस लेते हैं, क्योंकि हम एक्सहेल करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर निकालते हैं। ठीक है। जो नाइट्रोजन होती है ये ग्रोथ में मदद करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की।
ठीक है। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, केंचुए वगैरह, इनकी ग्रोथ में कौन मदद करता है? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी अमाउंट हर मिनट हर सेकंड बढ़ती रहती है, क्योंकि मैंने बताया एक्सहेल करने के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एब्जॉर्ब करती है हीट रेडिएटेड बाय अर्थ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये कुछ लिमिटेड अमाउंट तक हो तो ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करती है जो सन से आती है, ठीक है। एंड इस कारण हमारा प्लैनेट जो है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये खुद ही काफ़ी गर्मी क्रिएट करेगी, ठीक है। आगे बात समझ में। जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, वो हाइट के आधार पर अलग अलग होती है। जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की, वो चेंज होती रहती है सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसकी डेंसिटी जो है वो हर टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। मैक्सिमम होती है सी लेवल पर, ठीक है। एंड डिक्रीज़ होती रहती है धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूर जाते हैं सी लेवल से, ठीक है। क्लाइंबर्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, ब्रीथ करने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि एयर की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। तो ऐसे जब लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते। एंड जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे जाता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है, तो भी उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी जो है एयर की वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज़ होता रहता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर। एंड सी लेवल से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। एंड जो एयर है उसकी जो डेंसिटी है वो भी कम होती जाती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर लगाता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। ये प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है। कुछ एरियाज जो है वो हाई प्रेशर फील करते हैं, कुछ एरियाज लो प्रेशर फील करते हैं। एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, इसी को विंड कहा जाता है, हवा, ठीक है। जो हवाएं होती हैं, मैंने क्या बताया, एटमॉस्फेयर जो है ये अर्थ पर प्रेशर लगाता है, ठीक है। एंड जो प्रेशर है वो उससे कौन प्रभावित होती है? एयर। अर्थ में जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है, एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। एंड ये जो चलती हुई हवाएं होती है, मूविंग एयर जो होती है, इसी को विंड कहा जाता है, यानी कि हवा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर, डोमेन ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी का हिस्सा। बायोस्फीयर जो ये नैरो जोन होता है, ठीक है। एंड इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड है, लैंड, वाटर एंड एयर। ये जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के कारण अर्थ यूनिक प्लैनेट है एंड इसी के कारण यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। ये देखिए दिखाया गया है, समुद्र का पानी भाप बनकर जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर बारिश होती है, दोबारा समुद्र में आ जाता है। इसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। देखिए जो पर्वत है लिथोस्फेयर का पार्ट है, नदियाँ हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है, एंड आसमान एटमॉस्फेयर का पार्ट है, ठीक है। ये इसमें शो किया गया है। ये जो स्पीशीज़ होते हैं ऑर्गेनिज्म की, ये अलग अलग होती है साइज़ में, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो माइक्रोब हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, ठीक है, चाहे फंगस हो, सबके जो साइजेज़ हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमंस को इंक्लूड करके, ठीक है, वो सभी क्यों सर्वाइव कर पा रहे हैं? बायोस्फीयर की वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर बायोस्फीयर नहीं होता तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते, ठीक है। ये जो अर्थ पे अलग अलग जीव रहते हैं वो क्यों पॉसिबल है? बायोस्फीयर की वजह से, ठीक है। सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है, जैसे कि प्लांट की श्रेणी में, एनिमल की श्रेणी में, ठीक है, एंड ह्यूमन बींग्स की श्रेणी में। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब देखिए 3 डोमेन्स जो है वो अर्थ के जो 3 डोमेन्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और खुद भी अफेक्ट होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि जब फॉरेस्ट काटते हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, जैसे कि वुड के लिए या ज़मीन साफ़ करने के लिए, ज़मीन पर अगर फैक्ट्री बनानी है तो कुछ लोग जंगल काट देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, जो ज़मीन है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जो सॉइल है उसकी जो ढलान है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है ना।
ज़मीन की पकड़ जो है वो कमज़ोर हो जाती है। इसी तरीके से अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक अगर आ जाए तो, है ना, या फिर सुनामी आ जाए, जैसे कि रिसेंटली 2004 में अंडमान एंड निकोबार में सुनामी आई थी एंड वो पानी में डूब गए थे, जलमग्न हो गए थे, ठीक है। तो एक चीज़ दूसरे को कैसे इम्पैक्ट कर गया इसमें ये शो किया गया है, ठीक है। जब पेड़ काटे गए तभी तो अर्थक्वेक आया, है ना। अर्थक्वेक क्यों आता है, मेनली रीज़न आपको पता है, अर्थ के अंदर जो प्लेट होती है जो लगातार मूव करती रहती है, जब वो एक दूसरे से टकरा जाती है तो अर्थक्वेक आ जाता है ना। बट मेन रीज़न एक और है इसका, ठीक है। जैसे कि आपने लैंडस्लाइडिंग भी सुनी होगी। लैंडस्लाइडिंग की होती है जब ज़मीन जो है उसकी पकड़ कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, पेड़ काटने की वजह से। तो इसलिए कहा जाता है कि पेड़ मत काटो, पेड़ नहीं काटने चाहिए। ख़ास तौर से जो स्लोप वाले एरियाज़ हैं, स्लोपिंग एरियाज़ हैं, जो ढलान वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो बिल्कुल ही पेड़ नहीं काटने चाहिए, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, किसी को भी पेड़ नहीं काटने चाहिए, ठीक है। जब वेस्ट मटेरियल डाला जाता है लेक्स में, रिवर्स में, ठीक है, तो इससे वाटर पोल्यूट होता है, ठीक है। कभी कभी इंडस्ट्रीज डाल देती हैं अलग अलग केमिकल्स पानी के अंदर, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल जो है वो भी क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन भी करते हैं। वो उनकी जो चिमनियाँ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती है उसके ऊपर जो चिमनी लगी होती हैं उससे काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है है कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। तो उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से हीट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, गर्मी हर रोज़ बढ़ती जा रही है। आपने नोटिस किया होगा दैट हीट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ इंक्रीजिंग। तो उसका मेन रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ही है, ठीक है। एंड इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने रिसोर्सेज का सही से यूज़ करें, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, एंड हम उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना करें, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे इन तीनों डोमेन्स के बीच में, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बीच में, ठीक है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।